नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 7। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स के, क्या क्रिटिसिज्म है, क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग फंडामेंटल राइट्स को लेके और संविधान को लेके। यहाँ बात रही कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सोचा मैंने इसको वीडियो बनाना के लिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को तो मैंने पढ़ा दिया और ये सब नहीं बताएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का फॉर्मेट जो है दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो लूसेंट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे और व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस दोनों के लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चाहते हो कि मुझे पर्सनली को या इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना, उसका भी लिंक मैंने दे रखा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो मुझे सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो आपकी मर्जी। अब हम लोग पहले बात करें कि एक्सेप्शन क्या है फंडामेंटल राइट्स के। देखिए, एक्सेप्शन ये है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको पूरी तरह से नहीं दिया गया है। अगर आपकी सरकार उस राइट्स का हनन मतलब बात करें तो हटाती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सरकार यहाँ पे मेरा मूल अधिकार छीन रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ राइट्स ऐसे हैं, जैसे कि बात करें जो आर्टिकल्स 19 में राइट्स थे राइट्स टू प्रॉपर्टी को लेके, तो वहाँ पे अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी के एक्वायर कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड्स, ये सब के लिए, तो आप यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये बात करें तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देश की डेवलपमेंट की बात की जा रही है और देश की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ जरूरी है, इसलिए इसको अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं दोस्तों, जैसे हम बात करें कि जैसे 301A में है, 300 में है, 265A में है, तो ये सब चीज़ आर्टिकल से बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं जो कि हम लोग फर्दर अभी बात करेंगे। तो बस आपको बस ऐसे बता रहा हूँ कि सरकार जो है यहाँ पे एक्सेप्शन लगा रखी है, जिसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहले था और अब नहीं है। जैसे बात करें प्रॉपर्टीज लॉ, तो ये कुछ है दोस्तों। सरकार चाहेगी तो कोई भी डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के कॉपरेशन में अगर मॉडिफिकेशन करना, उस चीज़ को भी कर सकती है। सरकार अगर चाहेगी, अगर आपकी ज़मीन को एक्वायर करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, अगर चाहती है देश की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आपकी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, बशर्ते आपको सरकार जो है उसका जो ज़मीन का आपका रेट है उसके 4 गुना 5 गुना रेट भी देगी। मॉडिफिकेशन कर सकती है माइनिंग लीज को लेके, तो यही सब चीज़ को आप लेके सरकार जो है यहाँ पर संशोधन कर सकती है। सरकार के पास यहाँ पे पावर है और इस चीज़ को फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा गया। जैसे कि बात करें आर्टिकल्स 31B का, जो कि 9 शेड्यूल के अंदर है कुछ आर्टिकल्स, तो यहाँ पर बात किया गया है कि इसको भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं रखा गया है। आर्टिकल 31C जो अमेंडमेंट किया गया था 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971, यहाँ भी 2 प्रोविंसेस है जो कि आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं रखे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल ऐसे देख लो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ बताएंगे ही। तो अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा, तो इसको अच्छे से हम लोग फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने ऐसे डाल दिया, तो आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम वाले देख सकते हो, हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ और आप इसको पीडीएफ जो है आपका कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट्स का। तो आइए जरा इसको डिस्कस कर लिया जाए एक बार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन लिमिटेशन के बारे में कि यहाँ पर बात करेंगे कुछ पॉलिटिशियन का कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में जितने के राइट्स नहीं है उतने के तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, उतने के लिमिटेशन लगा दी गई है। तो इसको लेके कुछ पॉलिटिशियन जो थे क्रिटिसाइज किए थे, जिसमें एक थे हमारे जसवंत रॉय कपूर। ये कौन थे, तो ये थे आपके यूपी के पार्लियामेंट के मेंबर और राज्यसभा के। उन्होंने इस चीज़ को बोला था, वो जब 1952 के दौरान था, हमारा संविधान बन गया था, उस वक्त उनका कहना था कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, फंडामेंटल लोगों को राइट नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। तो यहाँ बात करें दोस्तों कि इसको जस्टिफाई भी किया गया था और बोला गया था कि देखिए ऐसा है कि अगर आप अमेरिका से तुलना करें भारत का, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा राइट्स है, सही बात है, और भारत में लिमिटेशंस है। तो आपको एक चीज समझना होगा कि भारत जो एक छोटा सा देश नहीं है, भारत जो है काफी बड़ा देश है और यहाँ पे जो कल्चर है, डिफरेंट तरह के कल्चर हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिलीजन्स के लोग रहते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, लैंग्वेज भी काफी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो इसके लिए लिमिटेशन लगाना काफी जरूरी है दोस्तों, अगर देश को स्टेबल और यूनाइट रखना है तो इसलिए यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पे लिमिटेशन लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो सोच रहे हो, अगर सब उथल पुथल हो जाएगा देश। यहाँ पे बात करें कि अगर जो स्वर्ण जाति की यहाँ पे अभी भी जानते हो लोगों के अंदर कितना जातिवाद रग रग में फैला है, खासतौर से यूपी बिहार के लोगों में।
तो अगर उनको बात करें, अगर कोई स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको अगर ज़्यादा राइट्स मिले तो वो अभी नीचे जाति के लोगों को दबा के रखेंगे, या फिर नीचे जाति के लोगों को ज़्यादा राइट्स मिले तो वो भी थोड़ा सा ये होगा। तो यहाँ पे बात की जाती है दोस्तों कि यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो इसका भी जस्टिफिकेशन बाद मैंने बता दिया कि इस तरह से आप मतलब कर सकते हो, आंसर उसका दे सकते हो, क्योंकि ये बात की गई थी उस वक्त पार्लियामेंट में। यहाँ पे बात की गई थी दूसरा क्रिटिसिज्म करते हुए कि यहाँ पे कोई सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, भारत यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं दी गई थी, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री में दी गई थी। और यहाँ बात करें तो चाइना और यूएसएसआर में भी यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिक राइट्स और वहाँ पे राइट्स टू वर्क भी है, सोशल राइट्स भी है। तो पहले बात की वहाँ बात करें तो अमेरिका में लोगों को राइट्स देने के लिए यहाँ पर वहाँ पे स्पेशल कार्ड बनाए जाते हैं। अगर आप वहाँ के नागरिक हो तो आपको एक सोशल कार्ड मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप पूरे अपने जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूट किए नेशन को, ठीक है, अपने कामों से अपना। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सरकार उस कार्ड के तहत आपको कुछ लोन प्रोवाइड करती है, कुछ मदद प्रोवाइड करती है, जिससे आपका काम चल जाता है, ठीक है। अब बात करें यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा ही कुछ है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हो कि भारत अब उस राह पे चल चुका है। अब आप आधार कार्ड देख लो, अब आधार कार्ड से आप लोन लेते हो, ठीक है, आधार कार्ड का भी यूज किया जाता है लोन लेने के लिए। तो अभी उस लेवल तक भारत तो पहुंचा नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा है कि भाई आधार कार्ड को भी उस तरह से ये किया डिजाइन किया जाए कि भारत भी उस राह पे चल सके जो अमेरिका और यूरोप ने इस बात करें तो अपने नागरिकों को सोशल और इकोनॉमिक राइट दिए हैं। और यहाँ पर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन पहला ज़्यादा है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी वैसा नहीं है। कुछ कुछ कंट्री स्टेट्स में तो लिटरेसी रेट ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम है। जैसे बात करें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है उतना, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके सरकार क्या करती है कि कभी बात करें इलेक्शन आती है तो रोजगार की बात करती है कि यहाँ 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। तो ये सब क्या है, कोई भी ऐसा बात करें तो झूठा ढकोसला करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास खुद रिसोर्सेज नहीं तो आपको कहाँ से जॉब देगी। तो ये चीज़ है दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम भारत के साथ। हालांकि अब धीरे धीरे भारत अब उस राह पे चल रहा है, लेकिन अभी इसकी जो गति है भारत की डेवलपमेंट के तौर पे चलने की, वो काफ़ी स्लो है। वहाँ की कंट्री में क्या, यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा, रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए। तो ये है कुछ दोस्तों क्रिटिसिज्म और इसका जस्टिफिकेशन। अब बात करें कि कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि बात करें कि बहुत क्लियरली यहाँ पे बात करें तो डिफाइन भी नहीं किया है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि सरकार ही समझ सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, क्या है ये सब। कोई अगर आम आदमी पढ़ता है तो उसको ये सब समझ में नहीं आएगा कि पब्लिक ऑर्डर क्या है। अब इसको सरकार ही समझेगी। और ये चीज़ कहा गया कि अगर इसको डिफाइन नहीं किया गया तो कहाँ से, अगर सब चीज़ सरकार कंट्रोल करे तो हमको क्या फंडामेंटल राइट्स मिला, यहाँ पे कुछ मिला, ठेंगा मिला हमको? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जुरिडिक्शंस यहाँ पे है, जुडिशरी हमारी, जो कि इस सब चीज़ को, आपको बात करें लेजिस्लेचर है, जो बात करें लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये सब चीज़ एक दूसरे को कंट्रोल करती है दोस्तों। सरकार कोई भी कानून बनाएगी दोस्तों तो ये दिमाग में जरूर रख के बनाएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बात करें तो कुछ यहाँ पर हटाया नहीं जाए, और उसका कोई यहाँ पर बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी कानून है यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों की बात की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो भाई लॉयर के द्वारा बनाई गई है और लॉयर के लिए ही बनाई गई है, कुछ लोगों का कहना है। तो ये है दोस्तों उनका क्रिटिसिज्म फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले। देख लो यहाँ पर जो हिंदी में कंटेंट्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हो, ये हिंदी में आपका है दिया हुआ है, और आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात करें कोई परमानेंसी नहीं है, जैसे कि बात करें सरकार जब चाहती है उसको एबॉलिश कर सकती है उस राइट्स को, जैसे कि एबॉलिश कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी का 1978 में। तो इस चीज़ को लेके दोस्तों बात की गई है। तो देखो यहाँ भी क्रिटिसाइज किया गया है कि सरकार के पास ये राइट्स है, लेकिन एक चीज़ और है कि वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कर सकती है। अगर ये चीज़ करेगी तो यहाँ पे जुडिशरी जो है यहाँ पे सरकार पे बोलेगी कि आप ऐसा क्यों किए हो, ये तो गलत है। अगर सरकार कोई यहाँ पे ये भी बात करे तो लोगों का कहना है कि सरकार जो है ऐसा लॉ ला देगी, मान के चलो अगर उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में तो वो चाहती तो ऐसा कोई बिल ला देगी, कोई भी बिल, कोई भी फंडामेंटल राइट्स के जो हमें अधिकार मिले हुए हैं जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, उस चीज़ को हटा देगी। तो जी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ पे एक दूसरे, तीनों मैंने बताया ना, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं।
यहाँ पे कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रखते ही सरकार ये सब चीज ध्यान में करेगी, नहीं तो अगर ऐसा करेगी तो खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे हटा देगा उस चीज को। यार कोई भी बिल सरकार ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सबसे पहले रोकेगा, जो हमारी जुडिशरी है उसको पहले रोकेगी। तो ये है कुछ। यहाँ पे एक और चीज क्रिटिसाइज किया गया है कि इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर बात करें तो हटा दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा इमरजेंसी के दौरान। तो इस चीज को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज किए कि इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करें दोस्तों कि ये भी काफी ज्यादा सही भी है। अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर नहीं रोका जाएगा तो भी दिक्कत है। अगर मान के चलो कोई वार वाला सिचुएशन हो गया और लोग अपने मर्जी से फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके यहाँ पे बात करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कंट्री समझ रहे हो सरकार का कोई साथ ही नहीं देगी, तो देश कैसा होगा। मान के चलो पाकिस्तानी भड़का दिया यहाँ के माइनॉरिटीज को कि ऐसा ऐसा करना है, अब उनको पूरा राइट्स मिल जाए तो थोड़ा कंट्री अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ है दोस्तों कि राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं 20 और 21 को। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी का है, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। अब ये सब क्या है आर्टिकल 21, 20, तो इसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना दिया हूँ, इसको आप लोग देख सकते हो जाके हमारे प्लेलिस्ट में। तो ये कुछ है दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है इस चीज को लेके। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्सपेंसिव रेमेडीज और प्रिवेंटिव डिटेंशन को। क्या है ये? नेक्स्ट है दोस्तों, कहा गया है एक्सपेंसिव रेमेडीज के बारे में। यहाँ पे बात की गई है कि अगर कोई बात करे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगर किसी ह्यूमन का इंडियन सोसाइटी में अगर वो लोग फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात करें तो अगेंस्ट है, अगर प्रोटेस्टिंग करेगा, अगर इस चीज को लेकर डिफेंडिंग करेगा, तो उसके लिए क्या मतलब यहाँ प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे वो भी उनको भी पता है कि सिंपल सी बात है, वो कोर्ट करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे बात की गई कि अगर वो अपने आप को डिफेंड करेगा इस चीज को लेके, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं और इस चीज को प्रोटेस्ट करता है वो, तो इस चीज को कैसे करेगा। तो सिंपल सी बात है, वो जाएगा कोर्ट में, वकील लेगा और उस चीज से अपना केस जो है अपना लड़ेगा। लेकिन बात करें जो गरीब तबके के लोग हैं भाई, जो रिचर सेक्शन के लोग हैं वो तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। अब रहा बात की सरकार अगर जो है वकील यहाँ पे प्रोवाइड करती है, फिर भी केस पे केस, डेट पे डेट जो पढ़ते हैं और उसका जो खर्चा है वो तो सरकार नहीं उठाएगी। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे एक्सपेंसिव रेमेडीज में कहा गया है कि ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। यहाँ पे बात किया गया कि जब हमारी कंट्री जो थी ब्रिटिश इंडिया के अंडर यहाँ पे बात करते थे कि कॉलोनाइज थी, तो उस वक्त का ये जो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसकी क्या जरूरत है आज के डेट में, मतलब जो हमारा भारत आजाद हो गया है इस चीज को लेके। तो यहाँ पे बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, तो हमने आर्टिकल 22 में इसके लिए आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर उस चीज को देखो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये चीज सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी कंट्री में इस चीज का कोई मतलब जरूरत ही नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। यहाँ पर सेंट्रल लेवल तो ठीक है, सेंट्रल लेवल के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर होना चाहिए। मान के चलो किसी कोई आतंकवादी है, सरकार को शक है उस चीज को, तो वो गिरफ्तार कर सकता है पुलिस, या फिर कोई भी है जो नेशनल बात करें एंटी नेशनल काम कर रहा है उसको लेके। लेकिन बात किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट को ना दिया जाए, क्योंकि वो चाहती है तो वो अपने पुलिस को आम जनता के लिए यूज कर सकती है। अगर उसके खिलाफ, अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो वो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार करवाती है। सही है, जिस हद तक अभी चल रहा है तो होता ही है ऐसा। तो इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि भाई इसका क्या जरूरत है, इस पे लेके आप यहाँ पर जस्टिफाई करो और इसको यहाँ पे ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, इसको रद्द किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स को जो है या हनन होता है, इस चीज को हटा देना चाहिए। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म करके फंडामेंटल राइट्स को लेकर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जो कि आखिरी पॉइंट है, ये है हमारा कहता है कि कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई कंसिस्टेंस फिलॉसफी नहीं है। ये पॉइंट किसके द्वारा कहा गया, क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये कहा गया है सर लेवर जेनिंग के द्वारा। इन्होंने कहा है कि ये जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फिलॉसफी नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा है और इससे प्रॉब्लम होता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को यहाँ पर इंटरप्रेटिंग करने में, पढ़ने में। तो इस चीज को लेकर दोस्तों ये चीज जो है क्रिटिसाइज किए गए हैं किसके द्वारा, तो सर लेवर जेनिंग के द्वारा। तो ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स है, आखिरी पॉइंट्स था। तो एक बात याद रखना दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
जरूर पढ़िएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के। यहाँ पे बात की गई है दोस्तों कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बात करें कि कंट्री में, ये हमारा जो संविधान है ये हमें राइट दे रहा है पूरा कि हमें कैसे जीना है, हमारे अधिकार को यहाँ पे बात करें तो बात की जा रही है। यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें कि रूल ऑफ लॉ जो है यहाँ पे स्टैब्लिश की जा रही है, इसके लिए हमें फैसिलिटेट की जाती है, फंडामेंटल राइट्स हमें करता है, ठीक है। मोरल प्रोटेक्शन करता है ये फंडामेंटल राइट्स। तो ये है रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने की फैसिलिटेट करता है कंट्री। इसीलिए कि यहाँ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है एक, बीजेपी जो कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी है। और बात करें कि ये जो है इन्होंने बात किया है रूल ऑफ लॉ के बारे में, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और इन्होंने बात की है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अपने ये मैनिफेस्टो में भी बात करें, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इस चीज को मेंशन किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है उनका उद्देश्य। उनका कहना है कि वन नेशन वन लॉ होना चाहिए सबके लिए, सबका कानून एक हिसाब से चलेगा। यहाँ पे अभी क्या है सिस्टम की, अभी रूल ऑफ लॉ नहीं है। जी हाँ, रूल ऑफ लॉ अभी हमारे कंट्री में नहीं है। बहुत जगह होता है कि माइनॉरिटीज के लिए अलग लॉ होते हैं और मेजोरिटी के लिए अलग लॉ होते हैं, तो ये कंट्री को थोड़ा अनस्टेबल रख रहा है। इसलिए इस चीज को बात करें तो हटाकर एक रूल ऑफ लॉ लाया जाए जो कि सबको यहाँ पे बात करे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। अभी भी देखते हो माइनॉरिटीज में बात करें कि माइनॉरिटीज में कौन से लोग जो इस्लाम लोग हैं, इस्लामिस्ट लोग हैं, उनकी बात करें कि फतवा वो लोग जारी करता है, ठीक है। कोई भी चीज में बात करें तो वो लोग फतवा जारी करता है। तो इस चीज को लेके यहाँ पे बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन होता है मेजोरिटी लोगों के साथ, क्योंकि उनका अगर बात करें डिवोर्स के बारे में और उनकी बात करें माइनॉरिटी लोगों की डिवोर्स के बारे में, तो ये लोग हमारे जो मेजोरिटी लोग होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो चलते हैं अपने जो उनका पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनके हिसाब से लोग चलते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे बात करें, कुछ चीजें ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन करता है आपस में, उस चीज को हटाकर और बाकी सब चीज सेम रहेगा, वो लोग अपना सेम प्रैक्टिसेस करेंगे, उनका कोई फ्रीडम ऐसा छीना नहीं जाएगा। तो इस चीज को हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा जो कि स्टेबल रखेगा, ठीक है। कोई एक दूसरे से कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि बड़ा छोटा हो। ये बात करें, पांचवा पॉइंट ये है कि यहाँ पे बात की गई है कि फंडामेंटल राइट जो है आपको इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज को, वीकर सेक्शन को, जो सोसाइटी में रहते हैं, ये सब चीज है। यहाँ पे बात करें कि कंट्री को यहाँ पे सेकुलर फैब्रिक प्रोवाइड करता है, स्टेट को, राज्य को पावर देता है, ताकत देता है कि सेकुलर बने। एक चीज और कि यहाँ पे चेक और बैलेंसेस करता है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर एक चीज और कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई लोग है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर ज्वाइन होना चाहता है तो वो उनको इस चीज को फंडामेंटल राइट जो है ताकत देता है कि उनका अधिकार है कि हाँ वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ दोस्तों सिग्निफिकेंस 1 से लेकर 10 तक, इसको पॉइंट बाय याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि रिटन एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो का लेक्चर का एंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, तो वहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।